टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल सेफ और स्वस्थ होंगे। फिलहाल आप स्ट्रक्चरल प्लानिंग सीरीज का सेकंड एपिसोड देख रहे हो। इसके पहले वाले एपिसोड के अंदर हमने कॉलम प्लेसिंग एंड ओरिएंटेशन पे बात की थी और समझा था कि एक आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर कॉलम की प्लेसिंग और ओरिएंटेशन कैसे तय किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार उस एपिसोड को जरूर देखिएगा, उससे आपको काफी कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर ऊपर यहां आई बटन आपको दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक करके आप आसानी से उस एपिसोड को देख सकते हो। अब आइए बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। तो आज हम इस एपिसोड में बीम पोजीशनिंग की बात करेंगे कि एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर बीम पोजीशन कैसे किए जाते हैं, उसकी प्लेसिंग को कैसे डिसाइड किया जाता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। तो आप अगर बीम पोजीशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी हमारी वॉल्स होती हैं उसके नीचे बीम प्रोवाइड किए जाने चाहिए, या फिर एक ऐसे कोई हैवी पॉइंट लोड आ रहे हैं आपके फ्लोर के ऊपर, कोई ऐसी जगह है जहां पर हैवीली पॉइंट लोड आ रहा है तो उस पॉइंट लोड के नीचे भी आपको बीम देना है ना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ध्यान रखने चाहिए और हर एक स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि अगर कोई हैवी पॉइंट लोड आ रहा है तो उसके नीचे हमेशा बीम प्रोवाइड किया करे। और जो हमारे एक्सटर्नल खास करके वॉल्स होती हैं, 9 इंच की जो वॉल होती है हमारी, उसके नीचे हमेशा कोशिश करें बीम प्रोवाइड करने की, ठीक है। इसके अलावा बीम के बीच की अगर स्पेसिंग की बात की जाए कि भाई दो बीम, अगर ये एक बीम है और ये दूसरा बीम है तो इन बीम के बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करती है आपके स्लैब के स्पान के ऊपर। क्योंकि आपने देखा होगा जनरली हम जो बीम, जो हमारे मेन बीम्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो स्लैब के बाउंड्रीज पर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि स्लैब क्या होता है, स्लैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोड ट्रांसफर होकर बीम में जाता है और स्लैब के लोड ट्रांसफर करने का एक पैटर्न होता है। आपने देखा होगा 2 वे 1 वे स्लैब का पैटर्न क्या होता है, वो हमेशा लोड एंड पर ट्रांसफर होता है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, स्लैब के एंड पर या स्लैब के बाउंड्रीज पर बीम प्रोवाइड करते हैं। तो कंप्लीटली ये डिपेंड करता है आपके स्लैब का स्पान कितना है, उसके ऊपर दोनों की स्पेसिंग डिपेंड करेगी, ठीक है। लेकिन अब वो स्पान कितना होना चाहिए, स्लैब का स्पान कितना होना चाहिए, तो ये हम जब स्लैब की बात करेंगे आने वाले एपिसोड के अंदर, जब हम स्लैब की बात करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे इसको कंप्लीटली कि कैसे स्लैब के स्पान को तय किया जाता है और उसके ऊपर से बीम के स्पान को तय किया जाता है, ठीक है। तो ये स्पेसिंग की बात हो गई। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब भी आप बीम प्रोवाइड कर रहे हो तो ध्यान रखा जाए कि बहुत ज्यादा लार्ज उसका स्पान ना हो जाए, यानी उसकी जो बीम की लेंथ होती है बहुत ज्यादा लेंदी ना हो जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीज होती है। अब आप कहोगे सर लार्जर स्पान का मतलब जरा डिटेल में समझाइए, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में समझा रहा हूं आपको मैं कि जब भी आप बीम का स्पान बढ़ा रहे हो, यानी उसकी लेंथ आप जब इंक्रीज कर रहे हो तो लेंथ के साथ साथ आपको उसकी डेप्थ भी इंक्रीज करनी पड़ती है। एनी हाउ कुछ भी करके आप अगर उस बीम को एज इट इज स्टेबल रखना चाहते हो तो आपको उस बीम की डेप्थ भी इनडायरेक्टली इंक्रीज करनी ही पड़ती है। अब जब स्पान जितना बढ़ता जाएगा उतनी डेप्थ उसकी बढ़ती जाएगी। अब डेप्थ और स्पान एक साथ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसका सेक्शन कहीं ना कहीं से हैवी बन रहा है, उसके अंदर मटेरियल ज्यादा जा रहा है, तो वो अनइकोनॉमिकल भी हो रहा है, वो हैवी भी हो रहा है, यानी स्ट्रक्चर भी आपका ठीक नहीं होगा और अनइकोनॉमिकल रहेगा। इसके अलावा और भी उसके डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर आपका बीम बहुत ज्यादा लार्जर होगा तो उसकी डेप्थ भी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा वो हेडरूम आपका कम करता जाएगा। यानी एक रूम के अंदर एक इनफ हेडरूम चाहिए होता है, ठीक है, हमारे ऊपर। तो अगर ये हेडरूम कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उस बीम के अंदर जो रहने वाले लोग होंगे, जो इस्तेमाल करेंगे उस रूम को, वो उन्हें डिस्कंफर्ट महसूस होगा, साइकोलॉजिकली वो अच्छा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमें यह करना चाहिए कि लार्जर स्पान को अवॉइड करना चाहिए। अब आप कहोगे इसका लार्जर स्पान को अवॉइड करने का तरीका क्या है, तो पहला तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अगर पॉसिबल है, मुमकिन है कि उस रूम के बीच में आप कोई एक कॉलम दे सकते हो तो सबसे पहले इसी को प्रीफर किया जाना चाहिए, है ना। उस बीम को ब्रेक करके बीच में कॉलम दे दो। ये हमेशा हर कोई इसको रिकमेंड करेगा कि अगर आपका ज्यादा लार्जर स्पान हो रहा है बीम का तो बीच में उसको ब्रेक करो और उसकी साइज को बढ़ाने के बदले बीच में एक कॉलम प्रोवाइड कर दो। सबसे अच्छा और सेफेस्ट इकोनॉमिकल वे होता है, ठीक है, तो कॉलम दे दो। लेकिन कई सारे ऐसी भी कंडीशंस आ जाती हैं कि वहां पर बीच में एक ऐसा उसका यूटिलाइजेशन स्पेस चाहिए होता है कि जहां हम कॉलम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे सिनारियो के अंदर क्या करेंगे, तो ऐसी जगह पर आप जो है कंस्ट्रक्शन की जो डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे कि पीटी बीम होता है, पीटी यानी प्रीस्ट्रेस बीम होता है, तो प्रीस्ट्रेस बीम आप दे दीजिए। प्रीस्ट्रेस बीम के अंदर क्या होगा कि आपका स्पान आप उतना ही दे दीजिए, उसका जो थिकनेस है, जो डेप्थ है बीम की, वो आप कम रख सकते हैं क्योंकि प्रीस्ट्रेस के अंदर वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये कुछ तकनीक है, लेकिन पहले कोशिश करें कि अगर पॉसिबल है तो बीच में कॉलम दे दे, ठीक है। तो ये
इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आप कहोगे सर आपने भी स्पान की बात की, लेंथ की बात की, तो क्या ऐसे कोई लिमिट है मैक्सिमम की जो हम समझ के थोड़ा उसको कंसिडर कर सकते हैं कि भाई इतना लिमिट मैक्सिमम दे सकते हैं, इससे आगे नहीं जाना चाहिए? तो हाँ, मैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस थंब रूल के तौर पर आपको कुछ स्पान यहां पर बता के जाऊंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। और ये कोई स्टैंडर्ड डेटा या स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी जो मैं आपको पैरामीटर्स या अभी जो मैं आपको स्पान की लिमिट बताने वाला हूं वो टोटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है और वो थंब रूल के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन से ऐसी मैक्सिमम लिमिट्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पानिंग के अंदर, ठीक है, बीम की लेंथ के अंदर। तो हम यहां पर दो तरह के बीम की बात करेंगे। एक तो अगर मैं बीम टाइप की बात कर लूं, यहां पर ये पहले आप देख लीजिएगा बीम टाइप, आप बाय द वे इसको नोट भी कर सकते हैं। तो बीम टाइप हमारे पास दो रहेंगे, एक तो रेक्टेंगुलर बीम रहेगा हमारे पास, आज हम रेक्टेंगुलर बीम की बात करेंगे, और दूसरा फ्लैंज बीम की बात करोगे। आप कहोगे सर ये रेक्टेंगुलर बीम तो ठीक है हम जानते हैं, लेकिन फ्लैंज बीम का क्या मतलब होता है? तो फ्लैंज बीम का मतलब होता है एक ऐसा बीम जिसके यहां पर ये तो है, उसके ऊपर एक ये इस तरह से फ्लैंज भी है। इसको फ्लैंज कहा जाता है और इसको वेब कहा जाता है। अगर आपने पढ़ाई की होगी अच्छे से तो आपको याद होगा कि इसको फ्लैंज कहते हैं और इसको वेब कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बीम जो है उसको हम फ्लैंज बीम कहते हैं। अब चलिए दोनों बीम की बात करते हैं। अब इन बीम के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं, कैंटिलीवर होता है, सिंपली सपोर्टेड होता है, फिक्स और कंटिन्यूअस होता है। तो आइए उनके ऊपर भी जरा बात कर लेते हैं, और सभी के मैं आपको अलग से यहां पर स्पान की लिमिट दे देता हूं ताकि आपको हमेशा वो आगे काम आए, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, पहले हम बात करेंगे यहां पर कैंटिलीवर बीम की कि भाई कैंटिलीवर बीम का स्पान आप कितना दे सकते हो। उसके बाद यहां पर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करेंगे। उसके बाद हम यहां पर फिक्स या फिर कंटिन्यूअस बीम, ये दोनों एक तरह के हो सकते हैं, ठीक है, फिक्स या कंटिन्यूअस बीम, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर हो रहा है इसका मतलब बीच में वो फिक्स है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं, लेकिन आगे ये जो मैं आपको अभी वैल्यूज बताऊंगा, स्पान बताऊंगा, लिमिट बताऊंगा, उससे पहले एक चीज यहां पर डिस्क्लेमर के तौर पर आप नोट कर लीजिएगा कि ये स्पान तब तक ही वैलिड रहेंगे जब तक कि आपके उस बीम के ऊपर लाइव लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अगर आपके उस बिल्डिंग के अंदर, उस बीम के अंदर अगर लाइव लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक आ रहा है या इससे कम है तो आप ये स्पान यूज करना। अगर इससे ज्यादा है तो फिर आपको लिमिट डिक्रीज करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। अब आप कहोगे सर ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, ऐसे कैसे पता चलेगा हमें कि कितना लोड आ रहा है? तो भैया इसके लिए IS 875 हमारे पास मौजूद है ना। IS 875 ओपन कीजिए, उसमें देखिए कि आपका स्ट्रक्चर कौन से टाइप का है, उसका ऑक्यूपेशन, उसके अंदर जो इस्तेमाल होगा यूटिलाइजेशन वो क्या होगा, और उसके हिसाब से वहां पर आपको बाय डिफॉल्ट वो दे रखा होता है कि कितना लाइव लोड यूज करना है। तो अगर आपके पास 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक का लाइव लोड है तो आप ये स्पान यूज करना। अगर मैं कैंटिलीवर की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, कैंटिलीवर रेक्टेंगुलर की बात करूं तो आप यहां पर 3 मीटर का स्पान इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैक्सिमम लिमिट है भाई साहब, 3 मीटर यानी 10 फीट की मैक्सिमम लिमिट है ये कैंटिलीवर अगर रेक्टेंगुलर बीम आपका होता है तो आप इसमें 10 फीट, मैं यहां पर फीट में भी लिखता चलता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 10 फीट तक का आप ये कैंटिलीवर रेक्टेंगुलर बीम दे सकते हैं स्पान के अंदर, लेकिन 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इसकी लाइव लोड की लिमिट है, ओके। उसके बाद अगर वहीं पर वो सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ, रेक्टेंगुलर की बात थी ना, सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम हुआ तो इसको आप 6 मीटर का स्पान ले सकते हो, मैक्सिमम लिमिट है, यानी 6 मीटर यानी 20 फीट के आसपास। ये मैं आपको अप्रोक्सीमेशन बोल रहा हूं, ठीक है, तकरीबन 20 फीट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो 20 फीट के हिसाब से आप जो है रेक्टेंगुलर सिंपली सपोर्टेड बीम ले सकते हो 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम या इसके हद तक का लाइव लोड वाला, ठीक है। तो ये आप इसका मैक्सिमम स्पान यूज कर सकते हो। और वहीं पर अगर मैं फिक्स या कंटिन्यूअस बीम की बात करूं, कंटिन्यूअस या फिक्स रेक्टेंगुलर बीम, तो आप यहां पर 8 मीटर का स्पान मैक्सिमम ले सकते हो। यानी आप इसकी अगर फीट में देखो, ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, तकरीबन ये 26 फीट होगा, ठीक है। तो आप ये सिंपल चीजें नोट कर सकते हो, ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस या थंब रूल के तौर पर आप ले सकते हो, ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो थंब रूल आप देख सकते हो कि भाई कैंटिलीवर 3 मीटर का यानी 10 फीट का, सिंपली सपोर्टेड 20 फीट का, और फिक्स या कंटिन्यूअस आप 26 फीट का ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें फ्लैंज बीम की, और ध्यान दीजिएगा आजकल जो हमारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं
उसमें जनरली हम जो बीम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एज अ फ्लैंज ही एक्ट करते हैं। क्यों? इसका रीजन है, आपने देखा होगा अक्सर जो स्लैब और बीम की सेंटरिंग शटरिंग होती है वो एक साथ होती है। आप कभी आपने नहीं देखा तो आप साइड पर जाकर देखिएगा, ठीक है। सेंटरिंग शटरिंग फोमवर्क वगैरह एक साथ लगता है, उसके जो रेनफोर्समेंट को बिछाया जाता है वो भी एक साथ लगाया जाता है, उसके अंदर कंक्रीटिंग और कास्टिंग जो होती है वो एक साथ होती है, क्योरिंग वगैरह सब कुछ एक साथ होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि बीम और स्लैब एक साथ कास्ट किए जा रहे हैं। अब जो एक साथ कास्ट किए जा रहे हैं इसको हम मोनोलिथिक मेंबर्स कहते हैं, है ना। अब मोनोलिथिक मेंबर्स होते हैं इसका मतलब ये एक साथ कहीं ना कहीं अंदर से एज अ यूनिट ही बिहेव करेंगे। तो हम देखेंगे यहां पर कि देखो ये हमारा बीम है, ठीक है, और इसके ऊपर ये इस तरह से स्लैब है, लेट सपोज इसके ऊपर ये स्लैब है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये एक साथ कास्ट हुए हैं, ये बिहेव भी एक यूनिट की तरह करेंगे, तो इसका कुछ हिस्सा बीम की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट बी नोटेड, ठीक है। ये कुछ हिस्सा इसका जब आप इसको एलिमेंट्री एनालिसिस करेंगे, अंदर से इंटरनल एनालिसिस करेंगे इसका, तो कहीं ना कहीं वो बीम एज अ फ्लैंज बीम की तरह ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे अक्सर आजकल जो बीम है वो फ्लैंज बीम की तरह बिहेव करते हैं। ओके, चलिए तो बात करते हैं फ्लैंज बीम की। तो फ्लैंज बीम की कैंटिलीवर, अगर कैंटिलीवर फ्लैंज बीम हुआ आपका तो इसमें आप कितना लिमिट ले सकते हो मैक्सिमम स्पान की? तो हम कह सकते हैं यहां पर 5 मीटर की, ध्यान दीजिएगा 5 मीटर की आप यहां पर मैक्सिमम लिमिट ले सकते हो अगर फ्लैंज कैंटिलीवर बीम हुआ। यानी अगर फीट में बात करो तो तकरीबन ये 16.5 फीट के आसपास हो रहा है, ठीक है, यानी 16.4 हम ले सकते हैं। ये मैं आपको अगर अप्रोक्सीमेट बेस पे बताऊं तो, ठीक है, 16.5 या 16.6 आप ले सकते हो, ये होगा, आप गिनती कर लीजिएगा उसकी, ठीक है। तो तकरीबन ये 16.5 फीट के आसपास का स्पान हो रहा है, मैक्सिमम स्पान है ये, ठीक है, फ्लैंज बीम का। वहीं पर अगर हम सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो ये तकरीबन 10 मीटर आप स्पान इसका रख सकते हो, ये मैक्सिमम लिमिट है, यानी तकरीबन 33 फीट के आसपास की इसकी ये स्पान हो रही है ना, अप्रोक्सीमेट। ओके, तो फ्लैंज सिंपली सपोर्टेड बीम में देखा, लेकिन कंडीशन ध्यान रखिएगा 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा लाइव लोड नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। और अगर वहीं पर फिक्स या कंटिन्यूअस फ्लैंज बीम की बात की जाए तो ये तकरीबन 12 मीटर आप रख सकते हो, यानी ये 40 फीट के आसपास का बीम हो रहा है, ठीक है, ये 40 फीट के आसपास का बीम हो रहा है। तो ये कंडीशंस, ये पैरामीटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो प्राइमरी बेस के ऊपर। ये फाइनल नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। अगर आपको अपने स्ट्रक्चर के लिए अलग से निकालने हैं तो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, वो आपके लिए बेहतर और एक्यूरेट ऑप्शन रहेगा। लेकिन प्राइमरी बेसिस पर आपको अगर काम शुरू करना है आपके एनालिसिस का, मॉडलिंग का, तो आप ये सारी चीजें ले सकते हो, ये आपके लिए ठीक रहेगा। ये थंब रूल है, ये एक्सपीरियंस के बेस पर लिए गए नंबर्स हैं। ओके, आप इसको चाहो तो ये नोट कर सकते हो, लेकिन ये कंडीशन भी साथ में नोट कीजिएगा कि अगर 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक का लाइव लोड है देन ओनली यू कैन यूज दिस नंबर्स, अदरवाइज डू नॉट यूज दिस। ओके, चलिए, तो ये कुछ नंबर्स थे और इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा आ चुका होगा। जाते जाते फिर एक अगला पॉइंट मैं आपको बता दूंगा कि इसमें जो भी आप बीम प्रोवाइड कर रहे हो उसकी डेप्थ पे हमेशा कंट्रोल रखा जाए, है ना। एक डिफ्लेक्शन वाला क्राइटेरिया जो होता है वो भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डेप्थ पे आपको हमेशा कंट्रोल रखना है। बीम की डेप्थ आपको लिमिट में रखनी है, ज्यादा डेप्थ बढ़ाना कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, बीम की हैवीनेस हो जाएगी, और इसका सबसे खराब जो इफेक्ट होता है वो होता है आपके एस्थेटिक के अंदर, यानी जो हेडरूम उसका कम होता है तो वहां पर जो यूटिलाइजेशन स्पेस या जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि बीम की डेप्थ को ज्यादा ना बढ़ाया जाए, उसको लिमिट में रखा जाए। बीम की डेप्थ ज्यादा बढ़ रही है तो पीटी बीम कर दिया जाए, लेकिन नॉर्मल बीम आपको नहीं देना इस ज्यादा डेप्थ के अंदर, ठीक है। तो यही कुछ चीजें थी जब भी आप एक स्ट्रक्चर के अंदर, खास करके फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर बीम की पोजीशन को तय करते हैं, तो इन सब फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना जरूरी है। आखिर में इस सीरीज में हम आगे देखेंगे कि कंप्लीट जब हम एक पूरा फ्रेम बनाते हैं, कॉलम का, बीम का एक ग्रिड जो बनाएंगे, उस ग्रिड के अंदर भी काफी कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं। प्रैक्टिकली हम उस ग्रिड के अंदर देखेंगे, आने वाले इसी सीरीज के कुछ एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि एक कंप्लीट जब ग्रिड बनती है म्यूचुअल प्लानिंग के साथ, स्ट्रक्चरल प्लानिंग के साथ, कि भाई कॉलम और बीम दोनों की जब प्रॉपरली प्लानिंग होती है तो कैसे उनके अंदर और भी कुछ फैक्टर्स हम ऐड करेंगे, तो वो प्रैक्टिकल बेस पे होंगे। आगे आने वाले एपिसोड के अंदर आपको वो देखने को मिलेगा। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही कि भाई एक बीम की पोजीशन कैसे तय की जाती है, और उम्मीद है कि आपको ये सिंपल और साधारण भाषा में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एक स्ट्रक्चर के अंदर बीम की पोजीशन को कैसे तय किया जाना चाहिए और कौन कौन से डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। ओके, अब आने वाले एपिसोड में हम स्लैब की बात करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस सीरीज को अच्छी तरह से फॉलो
कीजिएगा। इसमें आपके फंडामेंटल्स काफी हद तक हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इनके रिलेटेड कोई भी सवाल होते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको वहां उनके सवालों के जवाब देने की। अगर नहीं दे पाएंगे तो अगले वीडियो के अंदर आपके सवालों के जवाब हम कवर करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको समझना है, सीखना है, देखना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बाकी लोगों तक भी इसको शेयर करना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।